हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में रसायन विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान लेकर आ चुके हैं। तो आप सभी लोग आई होप बायोलॉजी वाला या अजीव विज्ञान वाला वीडियो देख चुके होंगे, तब इस वीडियो पर आप आए हैं। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है। अब बार बार कमेंट आप लोग ये नहीं करिएगा कि प्लेलिस्ट बना दीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई, जिस सब्जेक्ट के जितने भी वीडियो बनेंगे उसमें ऐड होते चलेंगे। दूसरी चीज, बहुत से लोगों से हमने कहा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऑलरेडी लिंक दिया जा रहा है। आपको कहीं वहां सर्च करने की जरूरत नहीं है ना। अभी इतना बड़ा चैनल नहीं है कि आपको सर्चिंग पर मिल जाएगा, जो सीधी सी बात है ना। तो आपको इसलिए लिंक दिया जा रहा है, आपको वहां पर ये वाली पीडीएफ साथ में यूपीएसआई के लिए सबसे पहले बता देते हैं। इसके बाद तुरंत यूपीएसआई पढ़ाया जाएगा। यूपीएसआई का वहां पर मटेरियल दे दिया गया है, कल के कल दे दिया गया है। साथ में वहां पर आपका टेस्ट भी चल रहा है। जितने बच्चे जुड़े हैं ऑलरेडी उनको पता है, कल एक टेस्ट हिस्ट्री का दे दिया गया है और उसका सोल्यूशन भी पहुंच चुका है। तो आप सभी लोग इस कारण, केवल जो चीजें फ्री में देखो अच्छी अगर मिल रही हो तो उन्हें ले लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वहां पर आपको कोई पैसा देना है या पेड है, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है वो व्यवसाय बन चुका है, एकदम सीधी सी बात है। और फिलहाल फिलहाल क्या, हम हमेशा के लिए विचार यही बना कि शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना है ना। हम लोग भी यही सोचते थे कि कहीं से काश फ्री कुछ चीजें अच्छी मिल जाए। फ्री तो बहुत जगह से मिल जाएंगी, लेकिन कभी आधी मिलती है, कभी अधूरी मिलती है, कभी तिहाया मिलता है। तो बेहतर हो कि पूरा जहां पर मिल जाए और अच्छा मिल जाए, है ना। आपके क्वालिटी और कंटेंट मिल जाए कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल इसी नाम से, जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, तो ठीक है। अगर आप हो सकता है सर्च करें तो मिल भी जाए, ना मिले तो आपको लिंक ऑलरेडी दिया गया है। तो जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक जाकर के ओपन करेंगे तो आप वहां पर जुड़ जाएंगे। बहुत से बच्चे जुड़ भी चुके हैं, उन्हें लाभ भी मिल रहा है। आप भी उस सब का लाभ लें। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए देखिएगा। अब आपको क्या करना है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए इस बुक का रिवीजन करो भाई, है ना। पीवाईक्यू जितने भी आए वो एक भी आपके ना छूट पाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप अभी जितने भी बड़े एग्जाम हो रहे, छोटे एग्जाम हो रहे, आप लगातार देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनका वेटेज थोड़ा सा अधिक होने लगा है, फिर से दोबारा। अभी तक थोड़ा कम हुआ था लेकिन फिर से वैसा हो रहा है। तो आप इस मौके से चूक ना पाए, तो प्लीज इसका लाभ उठाएं। ठीक है, आपको फ्री में चीजें दी जा रही है, फ्री में पढ़ाया जा रहा है, फ्री में बताया जा रहा है। पूरा पीवाईक्यू आपको इस बुक का कराया जा रहा है। तो आप सभी लोग इसका लाभ लें। ठीक है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे। तो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पूछे गए अभी तक जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो इस एक वीडियो पर होने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, और जो ना है उनको नोट डाउन भी करते चलें। और अपना यही शार्ट्स नोट्स होता है कि जो ना है उसके बारे में आप नोट डाउन करते चलें। जो आ रहे हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये आज आ रही कल भी आपको आएंगी। आइए फिलहाल अब चलते हैं क्लास की तरफ। और सबसे पहले यहाँ पर आपको परमाणु संरचना से संबंधित जो क्वेश्चन ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए उनके बारे में बातचीत करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी। तो आप कहेंगे गोल्ड स्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्ड स्टीन ने। तो प्रोटॉन की खोज आपके गोल्ड स्टीन द्वारा की गई थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा परमाणु की नाभिक की खोज की गई थी। किसकी? परमाणु की नाभिक की खोज। कहा गया तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है। तो कहेंगे बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। तो तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वे एक दूसरे से मजबूती से बंधे होते हैं। इसी कारण ठोस पदार्थों का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे जे जे थॉमसन ने किया था। ये तो सब याद ही है। तो देखिए कुछ आपके
आविष्कार और कुछ आविष्कारक के नाम दिए गए हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। कहा गया इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने किया था। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज तथा रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक की खोज किए थे। तो ये तो 3 पहले याद कर लो। अब आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण, जैसे मैडम क्यूरी रेडियम के लिए कहा गया आपके क्वांटम सिद्धांत किसका, तो आप कहेंगे आविष्कार मैडम क्यूरी, तो आप कहेंगे रेडियम। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक है ना। हवाई जहाज कहा गया राइट ब्रदर्स। एक्सरे कहा गया आपका रोएंटिजन ने किया था। कहा गया सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है जो अलग से दिए जा रहे हैं, क्योंकि यहीं से एग्जामिनर एक ना एक उठा लेता है। तो चलिएगा, अगर सेशन को आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान पूर्वक कर देंगे, क्योंकि ये आप सबके लिए ही मेहनत की जा रही है। आगे आते हैं। कहा गया न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिकांश की खोज किसने किया, तो जेम्स चैडविक ने किया। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो जेम्स चैडविक ने। कब किया, 1932 में। आवेश रहित कण न्यूट्रॉन की खोज है, ठीक है। कहा गया आपका कैलकुलेटर की खोज किसने किया, तो बी पास्कल ने। रेडियो और टेलीग्राम कहा गया टेलीग्राफ तो मार्कोनी ने। टेलीफोन ग्राहम बेल ने। ये सब सारी चीजें बचपन में भी आपने, बचपन का मतलब 9th 10th में भी पढ़ा है। कहा गया डायनामाइट तो आप कहेंगे अल्फ्रेड नोबेल ने। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने। जेट इंजन फ्रैंक विटकल, ठीक है। रडार अल्बर्ट टेलर ने। तो ये वाले भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो एक जगह अगर आजकल कैलकुलेटर पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी शेयर लिस्ट में आ रहा है ना, कि कैलकुलेटर हमारे शेयर लिस्ट में आजकल आ रहा है सबके फोन पर ना। कैलकुलेटर को कोई चीज शेयर करके हम क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम पर चल रहा होता है उसको रिलेट करके भी एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। आइए, कहा गया प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है तो 1.6726 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। याद कर लो, डायरेक्ट याद कर लो। कहा गया प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण। कैसा कण है, धनावेशित कण। प्रोटॉन पर कहा गया एकांक धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना, इतना है। हीरा तथा ग्रेफाइट के में समान है, तो क्या परमाणु भार समान है क्या। तो हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। इनका परमाणु भार समान होता है। हालांकि इन दोनों की विद्युत चालकता या क्रिस्टल संरचना का घनत्व भिन्न भिन्न होता है। कहा गया जब जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार होता है तो 1:8 होता है। कितना, 1 अनुपात। तो जल में हाइड्रोजन कितना, 1 और ऑक्सीजन कितना, 8। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार 1:8 है। जल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 तथा ऑक्सीजन की 1 है। पर कहा गया हाइड्रोजनों का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार का अनुपात कहा गया H2:O, मतलब आपके 2:1 और ये 16, तो 1:8। कितना, 1:8। कहा गया किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है, तो आप कहेंगे गैलीलियम। ठीक है, गैलीलियम। ठीक है, तो कहा गया आवर्त सारणी में गैलीलियम की परमाणु संख्या 31 है। गैलीलियम का प्रतीक जे तथा परमाणु भार 69.72 होता है। ठीक है, ये संक्रमणों उपरांत धातु के श्रेणी के अंतर्गत आता है। आवर्त श्रेणी में यह तत्व बाएं में संक्रमण कहा गया संक्रमण धातु तथा दाएं में उप धातुओं के मध्य स्थित होता है। कहा गया आपके काम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है, तो एक्स किरणों में होता है। किसमें, एक्स किरणों। जब किसी फोटानों को किसी पदार्थ पर आरोपित किया जाता है तो वह फोटान पदार्थ के इलेक्ट्रॉन से या इलेक्ट्रॉन से टकराता है और टकराने के बाद या टक्कर के बाद फोटान का प्रकीर्णन होता है। और इलेक्ट्रॉन तथा फोटान के प्रकीर्णन को आपके काम्पटन या इसी को काम्पटन प्रभाव कहते हैं। और काम्पटन प्रभाव से एक्स किरणों या एक्सरे किरणों के तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होती है। कहा गया इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। ठीक है, याद कर लो, ऑक्सीकरण कहलाती, क्या कहलाती, ऑक्सीकरण कहलाती है। आगे आते हैं। अब आता है आपके धातुएं खनिज अयस्क।
ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? कार्बन से बना है। अभी बताया गया जस्ट किससे बना है, तो आप बोलेंगे कार्बन से बना है। ठीक है, आगे आते हैं। तो कहा गया ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट कार्बन का शुद्ध क्रिस्टली अपर रूप है। इसके क्रिस्टल में कार्बन परमाणु कहा गया सम अष्टभुजों की परतों में व्यवस्थित होते हैं। इनके परतों के मध्य क्षीण आपके वंडरवाल्स बल उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट नर्म या सॉफ्ट और स्नेहक होता है, या विद्युत का सुचालक होता है। कैसा सुचालक होता है? सिलिकॉन क्या है? तो आप कहेंगे एक उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु वे तत्व हैं जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 14 तथा प्रतीक SI होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसका सूत्र CaOCl2 होता है। CaOCl2 होता है, याद कर लो। ठीक है, रासायनिक। अगर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? तो आप कहेंगे PB। ठीक है, PB का गया। लेड एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत PB है, जिसे लैटिन शब्द आपके प्लम्बम, ठीक है, प्लम्बम से लिया गया। इसका परमाणु क्रमांक 82। यह एक भारी तत्व है। इसका गलनांक कम लगभग 327.5 डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर के अंदर इसका प्रवेश स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आग के पास किस आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। आग के पास सोडियम बाइकार्बोनेट का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सोडियम बाइकार्बोनेट को सामान्यतः बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। क्या है? NaHCO3 है, याद कर लीजिए। आगे किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? तो विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। ठीक है, तो कहा गया विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का प्रकार है। इसमें उच्च अभिक्रियाशील की धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इत्यादि को उसके वयस्कों से अलग किया जाता है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना? 75% होता है। ठीक है, 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसे अन्य धातुओं का कितना? तो आप कहेंगे 25% होता है। तो 18 कैरेट में 75% सोना, 25% अन्य धातु जिसमें तांबा, चांदी आदि मिले होते हैं। 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है। ठीक है, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो आप क्या बोलोगे? सोना, गोल्ड। ठीक है, तो सोना अत्यधिक तन्य धातु है। अतन्यता धातु को तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता सोना का प्रतीक Au होता है और सोना का परमाणु क्रमांक 79 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? टेफ्लॉन। किसका प्रयोग किया जाता है? आप बोलोगे टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चले। टेफ्लॉन कहा गया, टेफ्लॉन पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन का व्यापारिक नाम है, जिसे वर्ष 1944 में रजिस्टर्ड कराया गया था। यह संश्लेषित आपके फ्लोरोपॉलीमर है जिसमें फ्लोरीन के अणु मिले रहते हैं। यह सामान्यतः न चिपकने वाले बर्तनों की सतह पर लेपित किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? सल्फेट का एक महीन सफेद पाउडर क्या कहलाता है? कैल्शियम कहलाता है। कैल्शियम कहा गया सल्फेट हेमी हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे प्राय CaSO4 1/2H2O सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह एक महीन सफेद रंग का पाउडर होता है। इसका उपयोग शैल चिकित्सा में प्लास्टर करने में, सांचे, मॉडल, मूर्तियां व खिलौने बनाने में भी किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका उत्पाद है? तो आप कहेंगे कैल्शियम का उत्पाद है। कहा गया धातु में विद्युत की कुचालक क्यों होती है? कहा गया इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए होते हैं। धातु में विद्युत की सुचालक होती हैं, सुचालक। ठीक है, विद्युत सुचालक क्यों? तो धातु में विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की स्थिति इन्हें धात्विक बंध बनाने में सहायता प्रदान करती है। कहा गया निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल कहा गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होता है? तो बेकेलाइट एवं आपके इपॉक्सी रेसिन में। इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, याद करके रखें। तो कहा गया बेकेलाइट एवं इपॉक्सी रेसिन में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होता है। इसके अलावा आपके वाल्कनीकृत रबर या आपके ड्यूरोप्लास्ट है ना, मेलामाइन रेसिन
और कहा गया पॉलीमाइड्स भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण होते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है। सारी चीजें आपको बता दी जा रही है कैसे क्या इंपॉर्टेंट छांटना है। निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो बेकेलाइट है। क्या है? बेकेलाइट है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार तो गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, परंतु कठोर होने के पश्चात इन्हें दोबारा पिलाया नहीं जा सकता है। इसी कारण इनका पुनर्चक्रण भी संभव नहीं होता है। बेकेलाइट, मेलामाइन या आपके ड्यूरोप्लास्ट, वाल्कनीकृत रबर आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। बेकेलाइट का प्रयोग विद्युत तारों को कवर करने स्विच आदि बनाने में किया जाता है ताकि ये दोबारा गल ना पाए। त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो आप बोलोगे पारा का। किसका है? पारा का। पारा या मरकरी को कहा गया त्वरित चांदी भी कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 80 या प्रकृति में अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसका मुख्य अयस्क सेनेबार है, याद कर लो। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली एक धातु है। कौन सी धातु है? तो पारा। कौन सी धातु है? पारा। इसी को क्विक सिल्वर या त्वरित धातु भी कहा जाता है। कहा गया कैलामाइन का एक वयस्क है तो जस्ता। कैलामाइन जस्ता का एक वयस्क है। कैलामाइन जस्ता का एक वयस्क है। टिन, मैग्नीशियम, तांबा वयस्क का वयस्क क्रमशः कहा गया आपकी कैसेटेराइड, ब्रोमाइड और आपका क्यूप्राइड, ठीक है। तो याद करो कुछ महत्वपूर्ण तत्व और उनके वयस्क, जैसे एल्यूमिनियम का बॉक्साइड और आपके कोडम, कैल्शियम का चूने का पत्थर और जिप्सम। याद कर लो इनको पूछे। सोना का तो आप कहेंगे सिल्वेनाइट और आपका पेटजाइट, सीसा का गैलेना और सेरुसाइट, लोहा का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, चांदी का सिल्वर ग्लांस और आपके कहा गया अर्जेटाइट, ठीक है। तो ये अयस्क सिल्वर के क्या होंगे पूछा जा सकता है। कहा गया आपके एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम सल्फेट, है ना। एप्सम का वैज्ञानिक या औद्योगिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम सल्फेट। आगे आते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट को भी पकड़ के रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न। मैग्नीशियम सल्फेट का अकार्बनिक लवण है जिसे एप्सम के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की चिकित्सा में चिकित्सकों द्वारा आंतरिक एवं बाह्य प्रयोगों में किया जाता है। इसे इंग्लिश कहा गया इंग्लिश साल्ट या एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो आप कहेंगे टंगस्टन का बना होता है ना। कहा गया विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सामान्यतः टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। किसका? टंगस्टन का। इसको क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन के बने हुए फिलामेंट से जब विद्युत धारा प्रभावित होती तब यह प्रकाशित हो जाता है। कहा गया विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी? टंगस्टन है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो आप कहेंगे आयोडोफार्म है, ठीक है। आयोडोफार्म है। आयोडोफार्म एक पीला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में, ये बात याद कर लो, ये है क्या? कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। कहा गया क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र CH3 है, ठीक है। CHCl है। यह रंगहीन सुगंधित तरल पदार्थ है। इसका उपयोग कहा गया शैल क्रिया के रोगी को मूर्छा की स्थिति में पहुंचाने में किया जाता है, मतलब बेहोशी के लिए, ठीक है। कहा गया एथिल एल्कोहल एक प्रकार का एल्कोहल है। इसका उपयोग आपके वार्निश, पॉलिश, दवाओं के घोल आदि बनाने में होता है। ईथर का प्रयोग तेल, वसा, गोंद, रेजिन आदि के विलायक के रूप में भी विस्तृत रूप से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम। कौन सा? यूरेनियम, थोरियम से रेडियम है लेकिन कैडमियम नहीं है। कहा गया सामान्यतः वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होता है अपवाद है। कहा गया आपके टेक्नेटियम परमाणु जिसका 43 और आपके प्रोमीथियम परमाणु क्रमांक जिसका 61 रेडियो एक्टिवता का प्रदर्शन करते हैं। यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92, रेडियम परमाणु क्रमांक 88, थोरियम का 90 रेडियो एक्टिव तत्व है, जबकि कैडमियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम बताएं। बॉक्साइट। क्या होगा? बॉक्साइट। अभी जस्ट पीछे बताया, ऐसी तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम आपके साथ कोई टाइम पास करने नहीं आए हैं, तो हम आपको बहुत मतलब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाए ना आपके पास टाइम है और ना ही मेरे पास टाइम है।
तो इसलिए आपसे बार बार छोटी सी रिक्वेस्ट भी की जाती है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलें, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, और यहाँ पर कोई आपको आलतू फालतू की चीजें और आलतू फालतू की बातें नहीं मिलने वाली हैं। तो इसलिए स्पीड के साथ पढ़ते चलो, आपका भी समय बचे और जल्दी से सारा कोर्स भी कंप्लीट आप कर लें। बॉक्साइट जिसे कहा गया Ai2O3 2H2O एल्युमिनियम का एक अयस्क है जो एल्युमिनियम के जलोयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह प्रधानतः कहा गया आपके गिब्साइट, ब्रोनाइट एवं आपके डायस्पोर का सम्मिलित रूप है। यह सर्वप्रथम दक्षिण फ्रांस में कहा गया लेस बॉक्स नामक स्थल पर पाया गया। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइड अयस्क से या अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। कहा गया एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो क्या, तो आप कहेंगे एनोडाइजिंग, ठीक है। तो आपके एनोडाइजिंग एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को कहा गया एनोडाइजिंग कहा जाता है क्योंकि उपचारित किए जाने वाला भाग कहा गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एनोड इलेक्ट्रोड बनाता है। हवा से संपर्क में आने पर एल्युमिनियम एक पतली ऑक्साइड परत विकसित करता है। यह एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट इसे आगे के क्षरण के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। कहा गया भारी मशीनों में किसको कहा गया आपका ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। यह आपका स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। इसके चूर्ण का प्रयोग भारी मशीनों के स्नेहक में या आपके कहा गया आपके ल्यूब्रिकेंट में प्रयोग किया जाता है। पेंसिल की लिड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। पेंसिल की लिड जो होती है तो उसमें क्या ग्रेफाइट लगता है। कहा गया ग्रेफाइट बनाने कार्बन का एक अपर रूप है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल की लिड बनाने में किया जाता है। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप कहेंगे टाइटेनियम, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिसमें सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व है। इसके पश्चात सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम अनप पाया जाता है। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में, सभी लोगों को पता है। तो कहा गया पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में संयतकारी के रूप में किया जाता है जिसके कारण फिल्म में धुंधलापन नहीं आता है, ठीक है। कहा गया कर्नलाइट किस धातु का अयस्क है, कर्नलाइट, तो आप कहेंगे पोटेशियम का, ठीक है। तो कर्नलाइट पोटेशियम का अयस्क है जिसका सूत्र KMgCl3 होता है इंटू 6H2O होता है। इसका उपयोग मुख्यतः उर्वरकों में होता है। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड होता है। तो शुष्क सेल में एक विद्युत रासायनिक सेल है जो कम बिजली से चल सकने वाली आपके पोर्टेबल विद्युत युक्तियों जैसे टार्च, कैलकुलेटर आदि में प्रयुक्त होते हैं। इसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है जिसके कारण इसे शुष्क सेल कहा जाता है। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला शुष्क सेल वस्तुतः एक जिंक कार्बन बैटरी होती है जिसे शुष्क कहा गया आपका लेड सेल भी कहते हैं। इसमें जस्ते का प्रयोग एनोड के रूप में तथा कार्बन की छड़ का प्रयोग कैथोड के रूप में किया जाता है। और इसमें उत्तर माना क्या गया था, जस्ता। क्या माना गया था, जस्ता। आगे बढ़ता है। कहा गया है जंग लगने पर लोहे का भार घटता नहीं है, बढ़ता है। आप लोग उल्टा पढ़ते हो ना कि अरे जंग लग गई तो झड़ जाएगा, नहीं, जंग लगने के बाद उसका भार बढ़। तो कहा गया जंग या रस्ट लौ ऑक्साइड होता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उस लोहे का भार ऑक्सीजन के भार के बराबर बढ़ जाता है जो लोहे में मिश्रित धातु हो जाए। देखिए जब जंग लगती तो भार बढ़ जाता है, लेकिन जब उस जंग को हटा दिया जाता है कि अरे ये वाला लोहा हम लोग कहते हैं ना ये खराब हो गया, जंग इसको झाड़ दो, तो झड़ने के बाद उसका वजन कम होता है। जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन भैया बढ़ेगा, क्या होता है, बढ़ता है। जब लोहे की कील पर जंग लगता है तो कील का वजन बढ़ जाता है। जंग वास्तव में लौ ऑक्साइड है। लोहा और ऑक्सीजन क्रिया करके लौ ऑक्साइड बनाते हैं। यह लाल भूरे रंग का ऑक्साइड होता है। इसे फेरस या फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे।
कहा गया कौन सी धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती, करने पर गर्म करने पर क्या होता है, गर्म करने पर वाष्प से क्या हो जाती है, वाष्प से प्रतिक्रिया करती, तो एल्युमिनियम है। कौन सी, एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम, जिंक तथा आयरन कुछ ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे या गर्म जल से प्रतिक्रिया नहीं करती, किंतु गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करती हैं। सिडेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो आप कहेंगे लोहा का, अभी जस्ट पीछे पढ़ाया। तो सिडेराइट लौह या आयरन धातु का अयस्क है, जिसमें लगभग 48% लोहा होता है। सिडेराइट का रासायनिक सूत्र FeCO3 होता है। मैग्नेटाइट का सूत्र Fe3O4 होता है। ठीक है, याद कर लो। आगे आते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कहा गया मैग्नेटाइट Fe3O3 लोहे का अयस्क है। मैग्नेटाइट लोहे का सबसे अच्छा अयस्क है, इसमें लगभग 72% तक लोहा पाया जाता है। लोहे के अन्य अयस्क जैसे हेमाटाइट, है ना, लिमोनाइट या सेडेराइट होते हैं। इनके सूत्र भी याद कर लो, ये लिखे हैं ऑलरेडी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध होती है, तो आप कहेंगे सोना एवं चांदी। ठीक है, सोना एवं चांदी धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धता कहलाता है। सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्ध धातुएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, तो जस्ता। कौन सा है, जस्ता। कहा गया निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, तो आप कहेंगे फ्लोरीन। ठीक है, आप कहेंगे फ्लोरीन। ठीक है, अब आती है कुछ मिश्र धातुएं। ठीक है, कहा गया पारद मिश्र या अमलगम कहलाने के लिए किस मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है, तो पारा का होना ही आवश्यक है ना। तो पारद, कहा गया जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छिद्रों में भरा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा, है ना। कहा गया बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो आप कहेंगे सोल्डर या सोदर का। कहा गया पीतल कापर जिंक की मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर कापर जिंक निकेल की मिश्र धातु है ना। ये सारी मिश्र धातु है। कहा गया आपके ड्यूरल एल्यूमिन कापर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। इसका उपयोग वायुयान एवं बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है, सोल्डर टीन एवं लेड की मिश्र धातु है, जिसका उपयोग टाके लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। पीतल किसका जस्ता और तांबा का। ठीक है, कहा गया आपके स्टेनलेस स्टील किन अवयव का है, तो आप कहेंगे लोहा निकल क्रोमियम। याद कर लो। ठीक है, स्टेनलेस स्टील या धब्बा रहित आपका जो इस्पात होता है एक मिश्र धातु है, जिसके संगठक तत्व इस प्रकार आयरन, इसमें आयरन लगभग 89.4%, क्रोमियम आप कहेंगे 10.0%, मैग्नीज मतलब 0.35%, कार्बन 0.25% पाया जाता है। इसमें सिलिकॉन नहीं पाया जाता है, याद कर लो। ठीक है, सिलिकॉन अगर पूछ लिया जाए, जबकि अल्प मात्रा में निकल मिलाया जाता है अधातु में। तो कहा गया आपके प्रोटियम, ड्यूटेरियम और आपके ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा जाता है, तो आइसोटोप की श्रेणी में। किसकी, आइसोटोप। कहा गया प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम को समस्थानिक या आइसोटोप की श्रेणी में रखा जाता है। आइसोटोप ऐसे तत्व के परमाणु है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। उपयुक्त तीनों परमाणु हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है, तो किसका परमाणु हाइड्रोजन के समस्थानिक है, जिनकी क्या होती है, तो आप कहेंगे परमाणु संख्या क्या होती है, एक समान अर्थात एक है, लेकिन इनके नाभिकों के न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होने के कारण परमाणु भार भी भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक वयस्क घटक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। एक अधातु को देखने में चमकदार होती है, तो आयोडीन, है ना। एक अधातु जो देखने में चमकदार, तो आयोडीन एक चमकदार धातु है। आयोडीन का परमाणु संख्या 53 है। इसका प्रतीक आई होता है। क्या होता है, आई होता है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन नहीं, मीथेन जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वे गैसें जो
तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन और पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाती है। तो कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप भाई खोजो कौन? ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, क्या आगे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो मीथेन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी है ना, उपयुक्त सभी है। कहा गया निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? तो आप कहेंगे आर्गन। किस गैस को, है ना, कहा गया किस देश को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो आर्गन को। ठीक है, आर्गन को। कहा गया वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। औरक्त किरणें, कौन सी किरणें? औरक्त किरणें। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित औरक्त या आपके इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित करती, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? कहा गया मोटर वाहन, पशुधन, गन्ने के खेत, धान के खेत। तो देखिएगा उपयुक्त में से कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक गैस से चलने वाले मोटर वाहन मीथेन गैस के उत्सर्जन के स्रोत है। पशुधन, धान के खेत, गन्ने के खेत आज मीथेन के उत्सर्जन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आ दो। फिलहाल अगर आप यहाँ पर लगाना चाहते तो मोटर वाहन, लेकिन यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है। कहा गया एथिलीन एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज या हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है? या पानी के हिमांक को कम करता था, पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। याद कर लो, पानी के हिमांक को कम करता है और पानी के क्वथनांक को क्या करेगा? बढ़ा देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सभी लोग पूरी क्लास देखा करें ना, पूरी क्लास से ही आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया एथिलीन आपके ग्लाइकोल एक कार्बनिक अणु है, जो व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल इंजनों में एंटीफ्रीज या हिमरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग ज्यादातर ठंडे मौसम में हिमांक बिंदु को जीरो डिग्री से कम करने में किया जाता है, तथा दूसरी ओर यह क्वथनांक या पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है, जिससे इंजन को ठंडा रखने में मदद मिलती है। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? तो अमोनिया को। किसका उपयोग करके? अमोनिया को। तो हैबर विधि अमोनिया के औद्योगिक निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसमें हाइड्रोजन व नाइट्रोजन से अमोनिया का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कहा गया आपका 51 जी अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होते हैं? तो 3। ठीक है, अब ये होगा अपना सूत्र ना, अमोनिया का अणुभार इतना इतना है तो 17, तो 51/17 करेंगे। अच्छा, तो कितने मोल होंगे? 3, 51/17। ठीक है, 3। आगे देखो, कहा गया गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो गैसों का एक निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है। अरे कहाँ भाई, गैस है तो निश्चित आयतन और आकार कैसे हो गया? गैसों का ना तो निश्चित आयतन और ना ही इसका निश्चित आकार होता है। ठीक है, कहा गया गैसों का निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, तो ये दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। तो गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है, ना ही निश्चित आकार होता है। ये जिस पात्र या बर्तन में रखे उसी के आयतन और आकार के अनुरूप इनके अणु पूरे बर्तन में विस्तारित हो जाते हैं। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे कौन सा? तो सल्फ्यूरिकम। ठीक है, सल्फ्यूरिकम। तो कहा गया संचायक बैटरियों जिन्हें सामान्यतः वाहनों एवं इन्वर्टरों में प्रयोग किया जाता है, यह एनोड लेड की बनी होती है। इसमें कैथोड लेड डाइऑक्साइड से भरे हुए लेड का ग्रिड होता है। 38% यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन विद्युत अपघटय का कार्य करता है। कैथोड एवं एनोड अभिक्रियाओं को मिलाकर समग्र सेल अभिक्रिया इस प्रकार है। तो ये प्रकार है, तो भाई इसको देख ले, है ना, इतना नहीं पूछा जाता इसलिए इसको इतना बताना इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है,
तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कार बैटरी में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल निम्न वाष्पशीलता, प्रबल अम्लीय गुण तथा जल के प्रति प्रबल बंधुता वाला अम्ल है। इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन, अपमार्जक उद्योग, संचायक, बैटरी, नाइट्रोसेलुलोज उत्पादों में किया जाता है। ठीक है, कहा गया आपके विटिऑल का तेल किसे कहा जाता है? पोटेशियम या फास्फोरिक एसिड, है ना, विटिऑल। ठीक है, विटिऑल। तो यहाँ पर ये दोनों में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। इसे विटिऑल ऑल तेल के नाम से भी जाना जाता है। यह रंगहीन, गंधहीन तेल जैसा भारी तरल पदार्थ जो जल में हर परिमाण में विलय है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में तथा अनेक रासायनिक उद्योगों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों में संश्लेषण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? तो पेट्रोल। कौन सा है? पेट्रोल। कहा गया एक फ्रिज में शीतलक है तो फ्रियान। कौन सा? फ्रियान। फ्रियान फ्रिज में शीतलक का कार्य करता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग 78% है। नाइट्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। ऑक्सीजन का प्राण वायु वायुमंडल में लगभग 21% है। यह गैस रंगहीन तथा गंधहीन होती है। क्लोरीन हरे पीले रंग के तीव्र गंध युक्त गैस है। क्लोरीन की खोज आपके कार्ल विलहेल्म सीले ने 1774 में किया था। क्लोरीन अति सक्रिय रासायनिक तत्व है। क्या? रासायनिक तत्व है। ठीक है। कहा गया कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में रहती? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक अधातु तत्व है जो आवर्त सारणी के सप्तम समूह का तत्व है। यह सामान्य ताप तथा द्रव अवस्था में रहता है। यह अत्यंत सक्रिय होता है, इस कारण इसे यह मुक्त अवस्था में प्राप्त नहीं होता है। सभी अम्लों में समान तत्व है तो आप कहेंगे हाइड्रोजन। सभी अम्लों में समान तत्व है। कौन सा? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में समान तत्व हाइड्रोजन है। यह ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला भी तत्व है। खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक रहता है तो ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। तो कहा गया तरलीकृत पेट्रोलियम गैस या एलपीजी हाइड्रोकार्बन का एक ज्वलनशील मिश्रण है जिसे ईंधन के रूप में खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का ना। इसमें लगभग 60% ब्यूटेन, 40% प्रोपेन होता है। इस खाना पकाने की गैस कहा गया है कि 90% से अधिक हिस्सा किसका होता है? जो कि त्रुटिपूर्ण है, लेकिन सही वही है। लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। ठीक है, लाफिंग एंड नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन का एक यौगिक है। इसे थोड़ी सी मात्रा में सूंघने पर एक अजीब संवेदना उत्पन्न होती है और मनुष्य हंसने लगता है। पहले इसका उपयोग दंत चिकित्सक में हल्के निषेधक के रूप में, मतलब बेहोशी के लिए, कि आप थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए ना। आ दो हास्य गैस क्या है? तो आपके नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, लाफिंग गैस क्या है? तो आप कहेंगे किसका यौगिक है? तो नाइट्रोजन का यौगिक है, बता दिया गया है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का रहा। तब तक आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें, है ना, और आप शेयर भी अपने दोस्त मित्रों तक करते चलें। ठीक है, अपने कहा गया एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? तो 30 है। कितनी बताइए? 30 है। तो एथेनॉल की कैलोरी क्या गया कैलोरीफिक वैल्यू में लगभग 29.78 एम से प्रति केजी होती, परंतु आयोग ने इसका उत्तर सी माना है। कोई बात नहीं, तो 30 के आसपास ही है। कहा गया एसीटोन और आपके मिथाइल एल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक चाहिए? तो आंशिक आसवन चाहिए। कौन सा? आंशिक आसवन। आ गया, कहा गया मिथेनॉल एवं या आपके मिथाइल एल्कोहल का क्वथनांक 64.7 डिग्री और एसिटीन कहा गया C3H6O का क्वथनांक 56.6 डिग्री होता है। इन्हें आंशिक आसवन के माध्यम से पृथक किया जाता है। कहा गया हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए तो एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन का उपयोग फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के हेतु किया जाता है। कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक एसिड, कच्चे आमों में। ठीक है, टार्टरिक अम्ल एक सफेद क्रिस्टलीय कार्बनिक अम्ल है जो स्वाभाविक रूप से कई फलों में है।
अंगूर, कच्चे आम, इमली में। ठीक है। कहा गया डिनेचर्ड या इसी को विकृत कहा गया विकृतकृत अल्कोहल क्या होता है? तो एथेनॉल और मेथेनॉल, एथेनॉल और मेथेनॉल। जब एथेनॉल का सेवन बड़ी मात्रा में किया जाता है तो यह कहा गया आपके चयापचय क्रिया की दर को धीमा कर देता है, साथ ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर देता है। इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। इसी कारण एथेनॉल को विषाक्त पदार्थ मेथेनॉल मिला दिया जाता है, जिसे कहा गया डिनेचर्ड या आपके विकृतकृत अल्कोहल कहते हैं। मेथेनॉल मिलाने का मुख्य उद्देश्य उसके सेवन हेतु अयोग्य बनाया जाता है। C2H6 किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है? तो एल्केन के। किसके? एल्केन के। ठीक है, एल्केन हाइड्रोकार्बन है ना। और इसका सूत्र कहा गया CH2N H2N+2 होता है। यहाँ N का मान 1 2 3 हो सकता है। ठीक है। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? तो ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप लगभग 118 के आसपास से, तो 118.8 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अतः उत्तर के रूप में किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता है। ट्रिपल एस सी ने इसका उत्तर डी माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। उतना फिर अब वो बना है तो वही मानेंगे, आसपास है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले ने किया था। किसने? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में किए थे। हालांकि इसकी खोज 1771-72 में स्वीडिश रासायनिक आपके विल्हेम सीले द्वारा की गई थी। पीछे भी बता चुके इनके बारे में। किंतु इन्होंने अपने निष्कर्षों को क्रिस्टले के बाद प्रकाशित किया तथा इसी कारण जोसेफ प्रिस्टले को इस खोज का श्रेय दिया जाता है। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं है। ठीक है। स्वयं नहीं जलती। ऑक्सीजन की प्रकृति उदासीन है, ये स्वयं नहीं जलती, परंतु दहन में इसका उपयोग आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह कहा गया अग्नि ज्वलनशील नहीं होती है जिसमें हवा में ऑक्सीजन 15% से कम हो, वो जलेगी ही नहीं। ठीक है। ठीक है, ये आपके अभी और किसी एग्जाम में भी पूछा गया। वायु में ऑक्सीजन 21% है, लेकिन अग्नि ज्वलनशील होने के लिए 15 से 16% ऑक्सीजन ही पर्याप्त है। अतः स्पष्ट है कि हवा में 15% से कम ऑक्सीजन होने पर अग्नि नहीं प्रज्वलित होगी। कौन सा ध्रुवी कहा गया ध्रुवी यौगिक नहीं है? तो सी कहा गया आपका I4। ठीक है। तो CCI4 है। बाकी इसको अब आप देख लेंगे, है ना, इसका यहाँ पर। ठीक है, सारी चीजें दी गई। आगे आते हैं। कहा गया निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हीलियम, है ना, ये पूछा भी गया। तो कौन सा है सबसे हल्की गैस? हीलियम। जबकि सभी गैसों में सबसे हल्की हाइड्रोजन है। ठीक है, सबसे। जब कहा गया बेरियम क्लोराइड को पतले सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब उस आपको क्या दिखता है? तो सफेद अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? सफेद अवक्षेप बनता है। तो जब बेरियम क्लोराइड की क्रिया जलीय सल्फ्यूरिक अम्ल से की जाती तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप निकलता है। ठीक है, ये आपकी क्रिया करके दिखाई गई। आगे किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की जैसी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की। हाइड्रोजन सल्फाइड का एक रासायनिक यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र H2S है। यह एक रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसे महकती है। कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाती है? तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को अथवा बुझे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दूधिया बनाती। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवारों और कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है। ठीक है, बाकी वो सूत्र लिखा है, आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आप सभी के बीच में। धातु कहा गया खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि आदि। ठीक है। कहा गया पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप कहेंगे क्लोरीनीकरण। ठीक है, तो क्लोरीनीकरण एक आपका रोगाणुनाशक क्रिया। इसके उत्पादकों को सरल, सुगम और उपलब्धता सस्ते एवं प्रभावी होने के कारण बड़े पैमाने पर घरेलू स्तर में पानी के रोगाणुओं को नष्ट करने का एक अच्छा तरीका है। प्राय प्रयोग में लाए जाने वाले क्लोरीन उत्पादन में निम्न जैसे ब्लीचिंग पाउडर। आप देखे होंगे, जैसे पहले, अब तो
गांव वगैरह में कुएं वगैरह ही नहीं रहे हैं, है ना। नहीं तो पहले जब हम लोग, हो सकता है अभी भी कुछ गांव, लेकिन जब हम लोग गांव में रहा करते थे, तो क्या हुआ करता था कि गांव में कुआं हुआ करता था ना, तो उसमें अभी जैसे ये बरसात तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर लाकर या क्लोरीन की गोलियां लाकर डाली जाती थी ना, और ये कहा जाता था कि वो वाला पानी 1-2 दिन तक महकता रहता था। तो ये कहते थे जरूर पियो, आपके पेट में जो कीड़े होंगे वो भी मर जाएंगे, ऐसा गांव वाले कहते थे ना, हम लोगों के घर वालों ने भी यही सब कहा है ना। तो आप लोगों ने भी ये सब सुना होगा, ठीक है। आ जाओ, कहा गया सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, तो इनके तीनों के नाम याद करो। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? संरक्षण के उद्देश्य से, ठीक है। कहा गया निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई? तो किसके? गंदे पानी का सही से निपटान न करना, है ना। अब आजकल शहरों में क्या है भाई साहब, पानी अगर जरा सा बारिश हो जाए या पानी गिर जाए ना, तो भाई पूरा, अब क्या ही बताएं, गटर का पानी ऐसे ऊपर आ जाता है ना, फिर उसी से गंदगी, उसी से बीमारी, सब कुछ होता है ना। तो गंदे पानी का सही से निपटान न करना, गंदे पानी का सही से निपटान न होने के कारण जल निकाय जैसे नदी, तालाब, ताल आदि का पानी दूषित हो जाता है, और इस जल प्रदूषण के कारण भूजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। प्रदूषित पानी में उपस्थित विभिन्न प्रकार के रोग उत्पादक कारकों द्वारा मानव में बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, तथा प्रदूषित भूजल के सेवन से भी मानव के स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब आखिरकार वो जल तो जाएगा नीचे ही, और वही जल आप चाहे जहां रह रहे हो ना, अगर आपके इर्द गिर्द, जैसे आपके जिले में बहुत दूषित जल है ना, या बहुत गंदगी है, अब वो पानी जैसे बारिश हुई या और पानी आया तो जाएगा तो नीचे ही, है ना, तभी आप कुएं से पानी, नल से पानी ले पाओगे। तो वो दूषित जल आता है। कभी कभार देखो नलों से पानी एकदम बदबू वाला पानी आता है ना, तो कहीं ना कहीं पाइप फट गया होता है। तो सोचो जरा कि आपकी पाइप कहाँ कहाँ से होकर आ रही है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात। कहा गया जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपयोग है? ऑक्सीकरण और आपके निषेधन, या आपके कहा गया सक्रिय कार्बन और एयर स्ट्रिपिंग, या फिर आपके कहा गया रिवर्स आस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो पेयजल में पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थों या इसी को टीडीएस कहा जाता है, ठीक है, अत्यधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अतः जल प्रक्रमण संयंत्रों में इनकी अतिरिक्त या मात्रा को हटाकर सामान्य स्तर पर लगाया जाता है। इसके लिए प्राय रिवर्स कहा गया आपके ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज विधि का प्रयोग किया जाता है। खाने का सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जहां पर बाई हो वही खाने का सोडा है ना। रासायनिक सोडियम बाइक, इसका सूत्र NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaSCO3 होता है, ठीक है, यही खाने का सोडा है। तो आगे कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो सुपर फास्फेट का गया फास्फेट ऑफ लाइन, ठीक है, तो ये नहीं है, तो आपको बता देना है। कहा गया सुपर फास्फेट ऑफ लाइन, इसका सूत्र ये है, नाइट्रोजन नहीं है ना, और फला फला ढिमका ढिमका ये सब नाइट्रोजन उर्वरक है। कहा गया खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखो वेनेगर का भी प्रयोग किया जाता है ना, सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर स्टार बनाया गया है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें से कोई आयोग के द्वारा फुल नंबर मिले होंगे भैया आप सबको, है ना, ठीक है, आ जाओ भाई। तो कहा गया सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र NaC7H5O2, जबकि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक NaCl होता है। इन दोनों का व्यापक रूप से खाद्य संरक्षण में प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त विनेगर भी खाद्यान्नों के संरक्षण में, तो यहाँ से कैसे, एक आंसर तो था नहीं। अब आपने मान लो सोडियम बेंजोएट पढ़ रखा है, या सोडियम क्लोराइड पढ़ रखा है, या विनेगर पढ़ रखा है, तो तीनों सही है ना। अगर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक का गया कीटाणु शोधन किया जाता है? तो आप कहेंगे क्लोरीन, बता रखा है, अभी पीछे भी बताया इसके बारे में। क्लोरीन का उपयोग पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन करने में किया जाता है। इसकी खोज 1774 में सीले ने की थी। किसने? प्रिस्टले सीले ने किया था। कहा गया संयुक्त अवस्था में क्लोरीन खनिज लवणों, समुद्री लवणों तथा साधारण लवणों में पाई जाती है। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा है? तो क्लोरीन है। कौन सा है? क्लोरीन है, ठीक है, अब बता दिया है आपको। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है, तो आप कहेंगे आपका क्लोरोपाइरीफस।
तो क्लोरोपाइरीफस याद कर लो, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रासायनिक क्लोरो कहा गया पाइरीफस, कहा गया क्लोरोपाइरीफस एक क्रिस्टली कार्बन कार्बन फास्फेट कीटनाशी है। कहा गया खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरीफस को 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 किलोग्राम बालू में मिलाकर उसमें उचित नमी व शाम के समय छिड़काव करना चाहिए। कागज निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे वैलियम। ठीक है, किसका? वैलियम। हाँ, तो कागज ऐसे रसायन जिनका उपयोग मानसिक तनाव कम करने अथवा अवसाद दूर करने में किया जाता है प्रशांतक कहलाते हैं। तो वेल्वियम प्रशांतक औषध के रूप में किया जाता है। अगला आता है आपका अपमार्जक, है ना। कागज अपमार्जक या आपके सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है। ये लाइन ही याद कर लो अपमार्जक के बारे में। ठीक है, आ दो भाई। क्या गया आपका संश्लिष्ट अपमार्जक मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण होते हैं, है ना। आयन अपमार्जक में उपस्थिति सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित कर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यह जल में अवक्षेपित नहीं होते तथा कपड़े को साफ कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो आप कहेंगे चूना पत्थर। कौन है? चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। यह सफेद रंग का जल में अविलेय एक ठोस है। कैल्शियम कार्बोनेट को चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट पृथ्वी पर चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, डोलोमाइट आदि खनिजों के रूप में मिलता है। क्या गया धावन सोडा का धावक सोडा किसका साधारण नाम है? तो आप कहेंगे सोडियम कार्बोनेट का। बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, आगे देखो। क्या गया रासायनिक सूत्र अगर इसका पूछ लिया जाए सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग या धावन सोडा कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3। इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने में भी किया जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट Ca का HCO3 का वोल्टवाइज का रासायनिक यौगिक है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एक यौगिक है। इसका उपयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है। इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो आप कहेंगे सोडियम कार्बोनेट का। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वाशिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में ये सोडियम भाई, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हाँ, क्या बोलोगे? सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है? तो रासायनिक उद्योगों में आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, तो कहा गया वाशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, घरों में साफ सफाई हेतु तथा जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। जल को साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बनता है तो क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे खारा जल है। क्या है? आप कहते हो ना आज ये तो हम लोग क्या कहते हैं? साबुन बेकार है ना। आ जाओ भाई। कहा गया खारा जल या हार्ड वाटर, जिसे कठोर जल भी कहते हैं, साबुन के साथ अच्छा झाग नहीं बना पाता है क्योंकि खारे जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं जिनके कारण झाग बनाने में बाधा उत्पन्न होती। इन लवणों में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के उच्च वसी अम्लों से क्रिया करके जल में अघुलनशील पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं और झाग नहीं बना पाते हैं। ठीक है, अब आता है आपका रासायन विज्ञान। ठीक है, विविध मिसलेनियस, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं तो इन क्वेश्चनों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करिएगा। कहा गया प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? यह एक प्राकृतिक बहुलक और इसमें लोचदार गुण होते हैं। इतना ही याद कर लो आप ना, क्या होते हैं? प्राकृतिक रबर एक प्राकृतिक बहुलक, इसमें लोचदार या आपके प्रत्यस्थ गुण पाए जाते हैं। इसे प्रत्यस्थ बहुलक भी कहा जाता है। इसका उत्पादन रबर पौधे के लैटेक्स से किया जाता है जो कि रबर का जल में कोलाइडी कहा गया परिक्षेपण है। यह लैटेक्स रबर के वृक्षों की छाल से प्राप्त किया जाता है जो भारत में श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी अमेरिका आदि देशों में पाया जाता है।
क्या अगर निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता? तो ओजोन नहीं करता। कौन? ओजोन। तो ओजोन जल प्रदूषण का कारक नहीं है। आपके जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है ना। कहा गया स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती। तो किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? पीएच का क्षारीय ना, तो 5 2 तो क्षारीय नहीं है ना। आगे आते हैं, अब इधर कुछ ऑप्शन होंगे, तो 10, तो क्या होगा? 10 आपका क्षारीय है, क्योंकि ये 1 से लेकर के कहाँ तक जाता है? तो आप कहेंगे 14 तक जाता है ना। ठीक है। 7 में ये उदासीन होता है। ठीक है। इधर जो होगा वो अम्लीय होगा 7 से पहले, 7 के बाद जितना होगा वो क्षारीय होगा। ठीक है। आ जाओ भाई, तो आपको सब कुछ मैंने बता दिया अधिक होने पर ना, तो सी ऑप्शन इज राइट। कहा गया मिथाइल ऑरेंज संकेतक पीएच किस मान्य सीमा पर अपना रंग बदलता है? तो आप कहेंगे 3.1 से लेकर 4.1 तक, 4.4 तक। ठीक है। पीएच मान पर पीला रंग प्रदर्शित करता है, और यह अम्लीय माध्यम में लाल तथा क्षारीय माध्यम पे पीला दर्शाता है। यह एक आपका संश्लेषित सूचक है। सार्वजनिक कागज आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में आता है? तो 6.5 से लेकर 8.5 तक आता है। ठीक है। तो सार्वजनिक आपूर्ति के लिए उपयोग पानी का पीएच मान 6.5 से लेकर 8.5 होना चाहिए, क्योंकि 6.5 से नीचे यह एक मजबूत अम्ल में है बदल जाता है, और 8.5 के बाद यह क्षार में बदल जाता है, जो बहुत घातक है। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है? एंथ्रासाइट कोयले में। कोयले कितने प्रकार होते हैं? 4। एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ये मैंने क्रम में बताया ना, सबसे अच्छा ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, और सबसे खराब ये। ठीक है। कार्य निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी या वुड पल्प से किया जाता है? तो आप कहेंगे रेयान से। किससे किया जाता है? रेयान से। आगे आते हैं। कहा गया रेयान एक मानव निर्मित फाइबर है जिसे रासायनिक विधि द्वारा सेलुलोज से तैयार किया जाता है। रेयान बनाने के लिए आवश्यक सेलुलोज को काठ की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। सिंथेटिक रबर या सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है? कौन सा गलत है? तो प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ है ना, तो ये बात पूरी तरह से गलत हो गई। मतलब पौधे और जानवरों से प्राप्त फाइबर प्राकृतिक फाइबर है, मानव द्वारा निर्मित फाइबर सिंथेटिक फाइबर जैसे रियान, नायलॉन है ना, आपके कहा गया पॉलिएस्टर आदि। सिंथेटिक फाइबर अधिकांश प्राकृतिक रबर से अधिक टिकाऊ होता है। कहा गया नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में टेफलान का प्रयोग किया जाता है, अभी बताया है ना। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों में टेफलान से लेपित होते हैं। इसे आपके पॉलीटेट्रा कहा गया फ्लोरोएथिलीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन नहीं है, जूट, फ्लैक्स, कॉटन तो है ना। तो कहा गया जबकि नायलॉन रेशेदार फसलों की श्रेणी में नहीं आता। नायलॉन एक मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है। इसे सर्वप्रथम 1931 में बिना प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना निर्मित किया गया था। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? तो आप कहेंगे टिन का। किसका? टिन का। पेट में ही पूछा गया। तो भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टिन का लेप लगाया जाता है, क्योंकि जिंक टिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है। फिर से कह रहे हैं आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ना, आप सबके लिए लगातार मेहनत की जा रही है। ठीक है। और आगे आने वाली वैकेंसी जैसे यूपीएसआई हो चुकी है, यूपीएसआई आ चुकी है, तो यूपीएसआई के बारे में पढ़ाया और बताया जाएगा। अगर आप जल्दी जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको और भी टीचर्स के द्वारा पढ़वाया जाएगा ना। लेकिन जब आप थोड़ा सा लगेगा कि हाँ अब प्रक्रियाएं शुरू करनी चाहिए ना, तो हम जरूर शुरू कर देंगे। चलिए, आप लोग कमेंट भी करें, क्या यूपीएसआई के लिए आपका जीके जीएस हिंदी हिंदी और क्या मूल विधि पढ़ाई जाए? कमेंट करिएगा ना। अगर ये पढ़ाए जाएंगे तो इनके भी आपको महामैराथन ही मिलने वाले हैं, है ना। आइए, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप क्या बोलोगे? आप कहेंगे डिफ्यूजन कहा जाता है। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की क्रिया को विसरण कहा जाता है। क्या? विसरण, विसरण या विसरण,
ठीक है। या इसी को इंग्लिश में, भैया इंग्लिश वाला भी आप शब्द याद करते चलो ना। आजकल एग्जामिनर देख रहे हो कहाँ पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एससी में ही पूछा गया है ना, लेकिन इंग्लिश में रखा गया डिफ्यूजन। ठीक है, कहा गया द्रव की गैस अवस्था में डिफ्यूजन क्रिया अत्यधिक तीव्र गति के साथ, जबकि ठोस में अत्यधिक धीमी गति के साथ संचालित होती है। जब कमजोर एसिड एक एवं आपके सशक्त बेस के बीच बने नमक का पीएच मान कितना होगा, तो लगभग 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है, हीरा, डायमंड। डायमंड ग्रेफाइट कार्बन के शुद्ध क्रिस्टली अपर रूप है। हीरा बहुत कठोर और अचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट नर्म और विद्युत चालक होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, हीरा यौगिक नहीं है, जबकि अन्य विकल्प यौगिक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। अभी पीछे पढ़ाया है इसको ना। कठोर जल का वर्गीकरण उसमें उपस्थित आयनों मुख्यतः कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आधार पर किया जाता है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एवं आपके अस्थायी स्थायी कठोरता कार्बोनेट लवणों के कारण होती है, जिसे उबालकर दूर किया जा सकता है। जल की स्थायी कठोरता जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम आदि आयनों के सल्फेट, क्लोराइड या नाइट्रेट, सिलिकेट एवं फ्लोराइड लवणों की उपस्थिति जिसे उबालकर दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे उबालकर दूर नहीं करेंगे। कहा गया जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे अवसादन कहा जाता है। क्या, अवसादन। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक है, पानी की घरेलू आपूर्ति आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो आपकी अकल भी ये क्वेश्चन जीव विज्ञान में भी आया था थोड़ा सा ना, तो 0.050 ppm होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम अनुपात। ठीक है, अगर निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो पटाखों का जलना। ठीक है, देखो कहा गया पटाखों का जलना एक रासायनिक क्रिया है जिसमें विस्फोटक पदार्थ ऑक्सीकृत होकर अन्य रासायनिक पदार्थों में बदल जाते हैं, जिनसे पुनः विस्फोटक पदार्थ नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात इसमें होने वाली क्रिया आपके अनुत्क्रमणीय है। शेष घटनाएं भौतिक परिवर्तन है, केवल पदार्थ की भौतिक दशा परिवर्तन हो रही है, जबकि रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। भौतिक परिवर्तन आपके उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। आगे आते हैं, कहा गया वाष्पीकरण की क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है, तो यह कहा गया सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। यही बात सही है, तो वाष्पीकरण यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। आगे आते हैं, क्लासें कैसी लगती है ये भी आप कमेंट कर दिया करो ना। कहा गया जल के तरल से जलीय अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की मात्रा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, जैसे तापमान, जितना तापमान अधिक होगा उतना ही वाष्पीकरण भी अधिक होगा। सही बात है। वायु की शुष्कता, कहा गया वायु जितनी शुष्क होगी वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा। बादल, कहा गया मेघ रहित आकाश में वाष्पीकरण की क्रिया शीघ्र होती है। जल क्षेत्र का विस्तार, जल क्षेत्र जितना बड़ा होगा वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा। पवन का वेग जितना होगा उतना ही वाष्पीकरण भी अधिक होगा। याद कर लो ये सारी चीजें। कहा गया वाष्पीकरण की क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, तो वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को गैस या वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। कहा गया संघनन जल क्रिया की प्रक्रियाओं में से एक है। संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य पूछा जाए तो आप कहेंगे या वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदल देता है। संघनन में वाष्प को तरल अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। यह वाष्पन की उल्टी प्रक्रिया है। प्राय जल चक्र के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होता है। संघनन की क्रिया को ही बादलों का निर्माण, संघनन की क्रिया के द्वारा ही क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण
पहलू है तो जल चक्र है। कौन सा चक्र है? जल चक्र है। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। यह वाष्पीकृत जल बादलों में संघनित होकर पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर आता है। पृथ्वी के वायुमंडल में जल के आने और जाने की चक्रीय का गया क्रम पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा? तो वाष्पीकरण है। कौन सा? वाष्पीकरण है। कहा गया नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो आप कहेंगे यह जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। ये बात गलत है। ठीक है, केवल शब्द लगकर गलत हो गया। जल चक्र के अंतर्गत जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण, बर्फ का पिघलना, सूर्य के प्रकाश से वाष्पीकरण आदि होते हैं, जबकि जल वाष्प का निर्माण कहा गया आपके क्वथनन या उबाल तथा वाष्पीकरण जैसी प्रक्रियाओं से होता है। ठीक है, सिर्फ वाष्पीकरण या केवल से नहीं होता है। कहा गया निम्नलिखित में किसका प्रयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? तो मेथाइल एल्कोहल का प्रयोग। किसका? मेथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आ दो भाई। मेथाइल एल्कोहल या मेथेनॉल का प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। एंटी फ्रीज का प्रयोग जलीय विलयन के हिमांक को कम करने में किया जाता है। ठीक है, कहा गया आपका बिछुआ या आपके नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो आप कहेंगे मेथेनोइक अम्ल मौजूद होता है। ठीक है, तो आपके बिछुआ या नेटल की पत्तियों में चुभने वाले बालों में मेथेनोइक अम्ल मौजूद होता है। मेथेनोइक अम्ल का अन्य नाम फार्मिक अम्ल भी होता है। क्या होता है? अरे वही बिछुआ, बिच्छू नहीं जानते हो? बिच्छू है ना। आ दो भाई। कहा गया आपका एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का आपके अपवर्तक या आपके चिंगम गम का एक घटक और सौंदर्य आपके प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, सौंदर्य में। आ दो भाई। कैल्शियम कार्बोनेट आपका कहा गया एंटासिड च्युइंगम गम और आपके सौंदर्य प्रसाधनों का एक सामान्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक यौगिक जिसका रासायनिक CaSO3 कैल्शियम कार्बोनेट सफेद गंधहीन पाउडर या रंगीन क्रिस्टल के रूप में दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का, है ना। 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मी मान कहलाती। ईंधन के ऊष्मी मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का सर्वाधिक ऊष्मीमान हाइड्रोजन का है। ठीक है, 15 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 1,50,000 किलो कहा गया किलो जूल प्रति किलोग्राम है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे कहा गया वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता? तो मेथेनॉल या आपका मेथेनॉल। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र CH3OH होता है। ठीक है, आ जाओ भाई। कहा गया प्राकृतिक गैस कौन सा है? तो मीथेन है। प्राकृतिक गैस कौन सी है? मीथेन है। प्राकृतिक गैसों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों या जीवाश्मों से होता है। इन्हें जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं या ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुओं से निकलती है जो आपके 87 से लेकर 92% मीथेन और एक उच्च हाइड्रोकार्बन से कार्बन के कम प्रतिशत से मिलकर बनती है। कहा गया जल निर्माण। ओके, तो जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है? ठीक है, तो आप कहेंगे 2H2 + O2, है ना। तो आपके 2H2O। ठीक है, 2H2O। ओके, तो ये है जल निर्माण का सही समीकरण या वर्गीकरण। ठीक है, कहा गया आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और कहा गया पीरियड में उपस्थित है? तो ग्रुप 17 और पीरियड 2 में। ठीक है, देखो UDA LDA में पूछा गया था। तो आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन ग्रुप 17 और आपके पीरियड 2 में स्थित है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है। फ्लोरीन की खोज 86 में हेनरी आपके मोइसन द्वारा की गई थी। एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप आई क्षैतिज पंक्तियों के कहां पर आवर्त कहलाता है? क्या आवर्त कहा जाता है? ठीक है,
तो आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति में आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर पंक्ति को समूह कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह है। कितने? 7 आवर्त और 18 समूह है। आगे आते हैं। चलो, अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो फिर से, है ना, छोटी सी रिक्वेस्ट है ना, और प्लीज कर दें आप सभी लोग सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। कि आगे कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित या उत्सर्जन नहीं करते हैं। अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को आगे अपचायक ऑक्सीजन को हटाने वाला के रूप में किया जाता है। तो ग्रीन स्टील, कौन सा स्टील? ग्रीन स्टील। ठीक है, तो ग्रीन स्टील कहलाती है। इसके अंतर्गत स्टील उत्पादन में आगे अपचायक या ऑक्सीजन को हटाने वाले के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। खतरनाक कचरे में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है। वे 2 पदार्थ कौन से हैं? तो आप कहेंगे मरकरी और साइनाइड। याद कर लो ना, ये भी आरओ में पूछा गया। यूडीएलडीए पहले कहा जाता था। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है। ये 2 पदार्थ मरकरी या पारा या तथा साइनाइड, इनके शरीर में प्रवेश मृत्यु का कारण बन सकता है। कागे नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे इंसिनरेटर कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? जो कूड़े जलाए जाते हैं तो नगर पालिका कूड़े बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या? तो आप कहेंगे आपके इंसिनरेटर कहा जाता है। कहा गया सीएनजी के वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है? तो 200 से लेकर 250 तक। ठीक है, सीएनजी कहा गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए 200 से लेकर 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दबाया जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। आगे आते हैं। कहा गया है बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है मीथेन गैस। कौन सी? बायोगैस। बायोगैस से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन गैस जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है ना। इसमें मीथेन की मात्रा 50 से 75% पाई जाती है। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद पीएच3 तथा NaH2PO2 देता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है ऑक्सीकरण और अपचयन की। किसकी? ऑक्सीकरण और अपचयन की। आगे बढ़ते हैं। क्या यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो आप कहेंगे घनसोल है। क्या है? घनसोल है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया घनसोल प्रकार का कोलाइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र MgOH2 होता है। कहा गया जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जलयोजन या आपके उदनक कहा जाता है। तो जब किसी पदार्थ से जल की रासायनिक अभिक्रिया होती है, अर्थात जब जल के अणु किसी अन्य अणु या आयन के साथ जुड़ जाते हैं तो उसे जलयोजन कहा जाता है या इसी को उदनक कहा जाता है। क्या? उदनक। ठीक है, हाँ तो भाई कहा गया अल्फा किरणें हैं तो आपके हीलियम के अणु हैं। अल्फा किरणें क्या होते हैं? हीलियम के अणु। अल्फा किरणें धनावेशित अल्फा कणों से बने होते हैं। या एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अल्फा कणों का द्रव्यमान हीलियम 4 परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। कहा गया आपके वंडरवाल गैस समीकरण, ये नियतकों ए और बी के बीमी सूत्र क्या होंगे? तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे ना। ठीक है, ये वाला। तो कहा गया ml की पावर 5 t की पावर -2 है ना, l की पावर 3। ठीक है, इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग समझ लेंगे। ठीक है, ठीक है। पहले तो ये सब आप लोगों ने पढ़ाई है, जे बीमी सूत्र वगैरह निकाले बताए भी जाते थे ना। हाँ जी। एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है तो क्या है? आप कहेंगे NaA है। ठीक है, NaA। ठीक है, तो आप कहेंगे आपका Na एसिड 2,4 ट्राइक्लोरो फिनोक्सी एसिटिक अम्ल कृत्रिम ऑक्सीजन होते हैं। Na हार्मोन्स का प्रयोग
छिड़काव फलों को गिरने से रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बताएंगे आप सभी लोग ना, कमेंट आपको ये करना है, NaA का नाम क्या है केमिस्ट्री में, बताओ जल्दी से। क्या बोलोगे? ठीक है, आगे कहा गया आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? तो आप कहेंगे 3। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में 5 गैर धातुओं या अधातुओं को रखा जाता है, जिनमें सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन है। याद कर लो भाई, याद कर लें। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है? तो वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन में। जल का तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा होता है। पौधों में अवयवीय भागों द्वारा जल का वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती, और किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है, कितनी होती? 4 होती है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बनों की संयोजकता 4 होती है। कार्बन के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपके सह संयोजक बंध बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, आगे देखो, देखिएगा कहा गया आपके उच्छादन या आपके अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे प्रस्वेदन कहा जाता है। ठीक है, तो उच्छादन या अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को आप कहेंगे आपके प्रस्वेदन कहा जाता है। क्या प्रस्वेदन कहा जाता है? ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो आप कहेंगे पानी का भाप में रूपांतरण, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि ये भौतिक अभिक्रिया है। पानी का भाप में रूपांतरण भौतिक अवस्था है या परिवर्तन है, जबकि कोयले का जलना, अब जल गया तो राख बन गया, थोड़ी ना कोयला बना। भोजन का पकना, अब पक गया तो कच्चा थोड़ी ना चावल बना। कागज का जलना, अब कागज जल गया तो कागज थोड़ी ना। एक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। भौतिक अभिक्रियाएं वो होती जिनसे पुनः पानी बना, अब भाप बन गया तो उससे पुनः पानी बन जाएगा ना। ठीक है, तो याद रखना। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है अपना। कौन? ऑक्सीजन। तो कहा गया ऑक्सीजन एक वायु प्रदूषक नहीं है, जबकि कहा गया आपकी कणकीय पदार्थ सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषक के प्रकार है। कहा गया ऐसे अमीनो एसिड जिनमें COOH समूह के बदले NH2 समूह उपस्थित हो क्या कहे जाते हैं? तो बेसिक अमीनो एसिड कहे जाते हैं। तो बेसिक कहा गया ऐसे अमीनो एसिड COOH समूह को के बदले NH2 समूह अधिक उपस्थित हो तो बेसिक कहा गया अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, कहा गया NH2 की तुलना में अधिक COH समूहों वाले अमीनो अम्ल को अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो क्या आप कहेंगे अम्लीय या एसिटिक कहा जाता है? तो कहा गया NH2 अमीनो समूह का पीएच मान प्राय 9 से 10 होता है। कितना? 9 से 10 के आसपास होता है। जबकि COOH कहा गया आपके कार्बोक्सिल समूह का पीएच मान लगभग 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। अतः NH2 की तुलना में COOH बहुत अधिक अम्लीय होता है। ये थी आपकी रसायन की क्लास ना। अभी भौतिक भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रसायन विज्ञान। ठीक है, तो पूरी क्लास आप सभी लोग देखें। प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है ना, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई, तो आप प्लेलिस्ट देख करके अपने अकॉर्डिंग तैयारी करें ना। अब आप ये ना कहना जो भी, हाँ टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें, वहां से आपको बहुत सी जानकारियां मिल रही हैं और दी भी जाएंगी। ठीक है, यूपीएसआई के बारे में आप लोग बताएंगे एक बार, क्या आप सभी लोग यूपीएसआई के बारे में पढ़ना चाहेंगे? जैसे यूपी ट्रिपल एससी का ये वाली बुक पीवाईक्यू समाप्त करते हैं उसके बाद ही पढ़ाएंगे ना, पहले, क्योंकि पेट पढ़ना भी आप लोगों के लिए अनिवार्य, क्योंकि आने वाली वैकेंसी लोअर है ना, लेखपाल है, तो इसके लिए भी अनिवार्य है। तो अब अगला जो आपका टॉपिक होगा वो है भौतिक विज्ञान। ठीक है, अगला सब्जेक्ट